एआई के वजह से बिजनेस एनालिस्ट का रोल अब पहले जैसा नहीं रहा है। अब ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन या रिक्वायरमेंट्स लिखने के बारे में नहीं है। ये रोल अब एक लेखक से एक रणनीतिकार का बन रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई 20 साल पुराना उलझा हुआ सॉफ्टवेयर कोड, जिसे समझने में महीनों लग सकते हैं, वो बस लंच ब्रेक के दौरान समझ में आ जाए। सुनने में नामुमकिन लगता है ना? पर एआई की यही तो कमाल की ताकत है। जो भी अनुभवी एनालिस्ट हैं वो जानते हैं कि पुराने लेगेसी सिस्टम्स को समझना कितना बड़ा सिरदर्द होता है। इसे मजाक में कोड आर्कियोलॉजी भी कहते हैं, मतलब पुराने कोड की खुदाई करना। और ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। पहले ये काम बहुत ही थकाऊ होता था। सोचिए, महीनों लग जाते थे। पहले तो जो भी पुराने डॉक्यूमेंट्स मिले उन्हें खंगालो, फिर स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स का लंबा दौर, और आखिर में हजारों लाखों लाइन का कोड खुद बैठ के पढ़ो। और इसी मुश्किल को यूजरडॉक के सीईओ क्रिस रिकार्ड ने बहुत अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि कोड भले ही कंप्यूटर से बात करने के लिए बढ़िया हो, लेकिन वो बिजनेस टीम को ये नहीं समझा पाता कि सिस्टम असल में कर क्या रहा है। और बस यहीं से सारा कम्युनिकेशन गैप शुरू होता है। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है एआई के आने से। ये एनालिस्ट्स के लिए एक नए चमचमाते टूलबॉक्स जैसा है, जो इन सारी पुरानी मुश्किलों को सुलझाने का तरीका ही बदल रहा है। तो फर्क देखिए, जहां पहले महीनों की मशक्कत थी, वहीं अब एआई पावर टूल्स की बदौलत वही काम बस कुछ घंटों का रह गया है। मतलब स्पीड और एफिशिएंसी में ये एक जबरदस्त लीप है। और पता है, यूजरडॉक जैसे टूल्स ने तो इस प्रोसेस को बच्चों का खेल बना दिया है। बस अपना कोड कनेक्ट किया, एआई ने जो मेन पॉइंट्स बताए उन्हें कंफर्म किया, और बस कुछ ही घंटों में आपके सामने एक डिटेल्ड, समझने लायक डॉक्यूमेंट तैयार। और रुकिए, बात सिर्फ टेक्स्ट तक ही नहीं है। ल्यूसिड चार्ट जैसे टूल्स अब एआई का इस्तेमाल विजुअल्स बनाने के लिए भी कर रहे हैं। बस एआई को एक प्रोसेस के बारे में बताइए और वो झट से उसका फ्लो चार्ट बना देगा। जरा सोचिए कितना वक्त बचता है इससे। तो ठीक है, टूल्स तो आ गए, लेकिन असली खेल तो उन स्किल्स का है जो इन टूल्स को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए चाहिए। सिर्फ टूल होने से काम नहीं चलता। और इस स्किल का नाम है प्रॉम्प्टिंग। ये सिर्फ एआई से सवाल पूछना नहीं है, ये उसे बिल्कुल साफ, स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शंस देने की कला है। ठीक वैसे ही जैसे एक अच्छा एनालिस्ट स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट्स निकालता है। एक बहुत ही सिंपल सा फ्रेमवर्क है 3 स्टेप्स का। सबसे पहले एआई को कॉन्टेक्स्ट दीजिए, मतलब उसे बताइए कि उसे सोचना कैसे है, उसकी भूमिका क्या है। फिर अपना काम बिल्कुल साफ साफ बताइए, और आखिर में ये भी बताइए कि जवाब किस फॉर्मेट में चाहिए, टेबल में, बुलेट पॉइंट्स में। और देखिए स्ट्रक्चर से कितना फर्क पड़ता है। सिर्फ मुझे एक स्ट्रैटेजी दो कहने के बजाय अगर हम चेन ऑफ थॉट तरीका अपनाएं, मतलब एआई को कहें कि वो स्टेप बाय स्टेप सोचे, तो जवाब कहीं ज्यादा बेहतर और लॉजिकल मिलता है। तो अब चलिए छोटे मोटे कामों से आगे बढ़कर बड़ी तस्वीर देखते हैं, क्योंकि अब बात सिर्फ टूल्स इस्तेमाल करने की नहीं है, बल्कि किसी भी कंपनी में एआई को लागू करने के बड़े स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट की है। और यहां एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। अब फोकस बिजनेस एनालिसिस के लिए एआई पर उतना नहीं है जितना एआई के लिए बिजनेस एनालिसिस पर है। मतलब अब एनालिस्ट का काम एआई को गाइड करना बन गया है। और यहीं पे हमें एक बहुत बड़े जाल से बचना है, जिसे कहते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट ट्रैप। बहुत सी कंपनियां एआई बस इसलिए अपना लेती हैं क्योंकि ये आजकल ट्रेंड में है, कूल है, ये देखे बिना कि क्या ये सच में कोई असली बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। और यहीं पर एक एनालिस्ट की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। अब सवाल ये है कि ये बदलाव कितना बड़ा और तेज है। तो सुनिए, 2026 तक 80% से ज्यादा कंपनियां जनरेटिव एआई का इस्तेमाल कर रही होंगी। जी हां, ये कोई भविष्य की बात नहीं, ये आज की हकीकत बन रहा है। लेकिन यहां एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी है। 80% से ज्यादा एआई प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं। अब आप पूछेंगे क्यों? वजह अक्सर वही होती है, बिजनेस की जरूरतों और टेक्नोलॉजी को लागू करने वालों के बीच एक बहुत बड़ी खाई। और इसी खाई को भरने का काम है बिजनेस एनालिस्ट का। यहीं से उनकी नई और कहीं ज्यादा बड़ी भूमिका शुरू होती है, एक गाइड की, जो ये सुनिश्चित करे कि एआई को जिम्मेदारी से और सही तरीके से लागू किया जाए। तो एक एनालिस्ट को कई बड़े जोखिमों पर नजर रखनी होती है, जैसे कहीं एआई मॉडल में कोई भेदभाव तो नहीं छुपा है, क्या इससे गलत फैसले लिए जा सकते हैं, प्राइवेसी का क्या, और सबसे जरूरी, क्या सिस्टम के फैसले पारदर्शी हैं, क्या उनकी कोई जवाबदेही है। चलिए
एक असली दुनिया का उदाहरण देखते हैं, एआई से लोन अप्रूवल। अब सोचिए, अगर एआई को सिखाने वाला डेटा ही भेदभाव से भरा हो तो सिस्टम भी तो कुछ ग्रुप्स को गलत तरीके से लोन देने से मना कर सकता है ना? तो एनालिस्ट का काम ये देखना है कि डेटा को लगातार ऑडिट किया जाए, उसकी निष्पक्षता जांची जाए। एक और उदाहरण है एग्जाम ग्रेडिंग। क्या हो अगर एआई को लिखने का कोई खास स्टाइल ही ज़्यादा पसंद हो, तो यहाँ भी एनालिस्ट ये पक्का करता है कि सिस्टम फेयर हो। और सबसे ज़रूरी बात कि क्वालिटी चेक के लिए हमेशा एक इंसान लूप में रहे, मतलब आखिरी फैसला किसी इंसान का हो। और आखिर में बात इस एक लाइन पर आके रुक जाती है, टेक्नोलॉजी कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, ये देखना एक एनालिस्ट का काम है कि वो लोगों का, उनकी भावनाओं का सम्मान करे। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। एआई हमें बहुत शक्तिशाली जवाब दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं। पर एक स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर एनालिस्ट की असली वैल्यू ये पक्का करने में है कि क्या हम शुरू में सही सवाल पूछ भी रहे हैं या नहीं।